पहाड़ा 20 तक जो शख्स कभी न बोल पाया था, उसकी बदौलत वो बना अफसर मिला। और जो करता रहा दिन रात कमर तोड़ की मेहनत, वो यूं भटकता हुआ दर बदर मिला। दोस्तों, न जाने मुझे क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी ये उपरोक्त पंक्तियाँ आज के समय में बिल्कुल सटीक एवं प्रासंगिक हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ संत लाल सिंह और आप सभी देख रहे हैं दी इंग्लिश एजुकेशन एरा। आज के इस सत्र में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 में हुई व्यापक धांधली एवं अनियमितता के आरोपों पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबी होने वाली है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, कृपया गौर से इस वीडियो को देखें। हम बिंदुवार कुछ मुद्दों पर बात करना चाहेंगे। आज का जो हमारा विषय है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 निरस्त होगी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक लेना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी परीक्षा का निरस्त होना न होना कई तथ्यों पर आश्रित होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा पास्ट में चल कर के बातचीत करते हैं और इस बातचीत की कड़ी में सबसे पहले हम यहाँ यह देखेंगे कि मई 2018, उसको कहा जाए 27 मार्च 2018 में उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 68,500 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। अब पूरा प्रदेश जानता है, तमाम मीडिया चैनल्स में यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम मीडिया चैनल्स से लेकर के तमाम अखबारों से लेकर के यह बात सामने आई थी कि उपर्युक्त परीक्षा में व्यापक तौर पर धांधली हुई थी। अर्थात संक्षेप में यह कहें तो उपर्युक्त परीक्षा में भी धांधली, पेपर आउट, पेपर लीक, आंसर की वायरल होने इत्यादि के बड़े बड़े आरोप लगे थे। और न ही सिर्फ इस परीक्षा में आरोप लगे थे, वरन इसको लेकर के विकराल धरना प्रदर्शन हुआ था और विकराल आक्रोश था प्रतियोगियों में। प्रयागराज, लखनऊ से लेकर के उत्तर प्रदेश के और कई शहरों में जो है व्यापक धरना प्रदर्शन हुआ था। और न ही सिर्फ धरना प्रदर्शन हुआ, बल्कि लोगों ने अपने अपने ज़िले में संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए शासन को अपना ज्ञापन भी जो है संबंधित जिलाधिकारियों के माध्यम से सौंपा था। अगली बात यह थी कि जो भी संबंधित जनप्रतिनिधि थे, उनके माध्यम से भी लोगों ने शासन तक अपनी बात पहुंचाई थी। इस परीक्षा में यह खबर वायरल हुई थी कि व्यापक पैमाने पर, चूँकि परीक्षा लिखित थी, डेस्क्रिप्टिव थी, लिखित का अर्थ यहाँ होता है, और व्यापक पैमाने पे कई अभ्यर्थियों की कापियाँ जला दी गई। बहुत सारी चीज़ें इस बातें जो है इसमें आई थी। तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष पर भी जो है बहुत संगीन आरोप लगे हुए थे। तो देखा यह जाए कि यह परीक्षा बाद में इन समस्त आरोपों के बाद, एलिगेशंस के बाद निरस्त हुई या नहीं, तो इसका जवाब नहीं में आता है कि उपर्युक्त परीक्षा निरस्त नहीं हुई। अच्छा, अब हम दूसरी परीक्षा की जो बात करेंगे, वह 2020 में उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें नकल के व्यापक पैमाने पे आरोप लगाए गए थे। फलस्वरूप यह हुआ था कि यह परीक्षा निरस्त हुई और उसके बाद जो है री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया शासन के निर्देश पर। और उसके बाद हम जो तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा, जिससे आप सभी वाकिफ़ हैं, उस परीक्षा के बारे में हम देखिए बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी, तो अगर आपको वीडियो को पूरा देखना है तो आप बने रहें, अन्यथा स्किप कर सकते हैं। तो 6 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का परीक्षा का आयोजन किया गया। आप सभी जानते हैं जो है इस परीक्षा के आयोजन के उपरांत जो है परीक्षा में व्यापक स्तर पर
प्रश्न पत्र लीक होने, प्रश्न पत्र के व्हाट्सएप पर आउट होने, ट्विटर पे आउट होने, यहाँ तक कि यूट्यूब चैनल पर भी प्रश्न पत्र अपलोड होने के तमाम साक्ष्य और तमाम खबरें जो है प्रकाशित हुई थी, वायरल हुई थी। परीक्षा के उपरांत जब छात्रों ने संबंधित प्रश्न पत्र जो कि विभिन्न सामाजिक उपागमों अर्थात सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे, जब छात्रों ने वास्तविक प्रश्न पत्र की का मिलान किया उससे, तो वास्तव में जो उस समय का उपलब्ध आंकड़ा था उसके अनुसार ये साबित हुआ कि वह वही प्रश्न पत्र था जो कि वास्तविक परीक्षा में आया हुआ था। इसके उपरांत अभ्यर्थियों में आक्रोश आ गया, उबाल आ गया। इतना व्यापक विशाल धरना प्रदर्शन, विशाल जनसमूह में आक्रोश हो गया, अभ्यर्थियों में आक्रोश हो गया, व्यापक धरना प्रदर्शन हुआ, व्यापक स्तर पर ज्ञापन दिए गए, व्यापक स्तर पर जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई गई। लेकिन इसके उपरांत भी परीक्षा निरस्त नहीं हुई। जो तीसरी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी यहीं नहीं रुके, वरन उन्होंने जो है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का भी शरण लिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो लखनऊ खंडपीठ है, वहाँ भी जो है उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई व्यापक धांधली को आधार बनाकर वहाँ भी तमाम याचिकाएं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल हुई और उसके साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल हुई। आज भी उनमें से कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई गई और उस परीक्षा संबंधित परीक्षा को अभी भी निरस्त नहीं किया गया। इस परीक्षा में भी कई तरह के आरोप लगे थे जो कि इस बात को साबित कर रहे थे कि यह परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो आउट हुआ था। अच्छा, अब हम अगले पेपर की तरफ जो पढ़ेंगे, तो यह जो है एक और परीक्षा का हम जिक्र करेंगे, यूपी टेट की परीक्षा जो कि 28 नवंबर 2021 को आयोजित हुई थी। तो इस परीक्षा में भी व्यापक प्रकार के धांधली के आरोप लगे थे। धांधली के आरोप कुछ इस प्रकार थे, जो है पेपर आउट हो चुका था, सबसे पॉइंट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2 जो था, इसमें पेपर आउट होने के तुरंत बाद ही, ध्यान दीजिएगा, इस परीक्षा पे गौर कीजिएगा, पेपर आउट होने के तुरंत बाद ही माननीय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मीडिया के समक्ष आते हैं और वह कहते हैं, जो उनका वक्तव्य था, उन्होंने अविलंब कहा कि इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य मार्ग तक सरकारी बसों की सहायता से छोड़ा जाएगा। इस परीक्षा को पुनः कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में पुनः भाग लेने के लिए जाएंगे, उनको सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही साथ अन्य पहलू पर भी गौर करिएगा कि सीएम साहब ने यह भी निर्देश दिया था, माननीय सीएम साहब ने, कि जो भी परीक्षा में नकल गिरोह से संबंधित सदस्य हैं, जो भी आरोपी पकड़े जाएंगे, उन पर तत्काल एनएसए लगाया जाएगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और उनको जेल में डाला गया था। और हुआ भी ऐसा ही, तमाम लोगों पर एनएसए लगाया गया और उनको जो है अविलंब जेल में डाला गया। तो यह जो है यूपी टेट की जो परीक्षा का पेपर आउट हुआ था, उस परीक्षा में यहाँ पर यह हुआ। एक बात और आपको बता दूंगा कि 2022 में यूपी एसआई की जो 17 से 31 जुलाई के बीच परीक्षा होनी थी, वह शासन के निर्देश पर तत्काल प्रभाव से पोस्टपोन कर दी गई थी। अब उसमें यह कहा गया शासन की तरफ से कि कुछ टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से यह परीक्षा निरस्त की जा रही है, परंतु कई अन्य स्रोतों ने, कई अभ्यर्थियों ने भी जो है यह बाद में आरोप लगाया कि नहीं, शायद पेपर लीक हुआ था इसलिए परीक्षा निरस्त हुई। तो पूर्व में जो परीक्षाएं आयोजित हुई, जिनकी मैंने कुछ परीक्षाओं की यहाँ पे चर्चा की है, उसमें आपने यह पाया कि कई परीक्षाएं जो है शासन के निर्देश पर निरस्त हुई हैं और कई का अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई और उसके बाद उस पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, जो कि 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर जो है विभिन्न जनपदों में आयोजित की गई। अच्छा, इस परीक्षा पर
में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि यह बहुत ही व्यापक परीक्षा थी। व्यापक परीक्षा इसलिए भी कि आप सभी ने देखा कि लगभग भारत के 8 से 10 राज्यों से यहाँ पर लगभग 48 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा में प्रतिभाग किया और इस परीक्षा में शामिल हुए। अच्छा, अब इस परीक्षा के कैंसिल होने का सबसे पहला जो आधार बनता है वह यह बनता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा और विभिन्न सामाजिक उपागमों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो जानकारी मिली वह यह मिली कि जो पेपर 2024 का ये जो पेपर था, जो 18 फरवरी को आयोजित होना था, वो जो है एक दिन पहले ही शाम को ही 9:04 पर एक ट्विटर हैंडल पे उस पेपर को जारी करके और सरकार से और माननीय आयोग से जो है इस बात में पूछताछ की गई और उस पेपर के स्क्रीनशॉट भी लगाए गए, क्या यह वही पेपर है, यदि ऐसा हो तो उसकी जांच कराई जाए। इसके बाद भी जो 17 तारीख का पेपर है उसको भी लीक होने की बात जो है सामने आई है। अच्छा, शासन ने भी इस पर जो है बहुत कड़े से नज़र रखी हुई थी, ऐसी बात नहीं है। यदि कड़े से नज़र नहीं रखी गई होती तो 287 लोगों को जो अभी तक डिटेन किया गया है, अर्थात अरेस्ट किया गया है, जो है गिरफ्तार किया गया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 287 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। इससे यह साबित होता है कि सरकार ने भी जो है इस बात को माना तो अवश्य है कि धांधली किसी न किसी स्तर पे चल अवश्य रही थी। इसीलिए सरकार के लोग सक्रिय थे और 287 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अब देखिए यह तो अलग पक्ष हो गया। अब आगे हम आते हैं कि जो उपर्युक्त परीक्षा जिसमें जो है व्यापक छात्रों का, बहुत बड़े पैमाने पर छात्रों का हित छुपा हुआ है, इस परीक्षा को कितने छात्रों ने कितने मेहनत से दिया था, गाढ़ी कमाई के पैसे से दिया था, रात दिन पढ़ के मेहनत करके दिया था। इस परीक्षा पर व्यापक अनियमितता के आरोप लगे हुए हैं और इस परीक्षा को निरस्त करने की व्यापक स्तर पर मांग चल रही है। अभ्यर्थी विकराल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें विकराल आक्रोश है और उसके साथ साथ वह जनप्रतिनिधियों का भी सहारा ले रहे हैं। ऑनलाइन ट्विटर जैसे सामाजिक उपागमों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ अपने अपने जनपद के जिलाधिकारियों को ज्ञापन भी दे रहे हैं कि इस परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता हुई है, अतः इस परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पुनः परीक्षा कराई जाए। अब यहाँ बात यह होती है कि उपर्युक्त परीक्षा निरस्त होगी या नहीं, अर्थात क्या यह सच में निरस्त होगी या फिर अभ्यर्थियों की जो मेहनत है, अधिकार के प्रति जो लड़ाई है, यह व्यर्थ जाएगी या तो फिर वहीं ढाक के 3 पात वाली बात होगी। देखिए, इसमें हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि सारे न्यूज़ स्रोतों से यह बात पता चली है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर और विकराल धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। अब देखिए, किसी परीक्षा के निरस्त होने के कुछ तथ्य होते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर लीक हुआ, यह बात सबके सामने आई। दूसरी बात यह है कि विकराल जन आक्रोश है, अभ्यर्थियों में जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत व्यापक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो जो है अपनी मांग को शासन तक रख रहे हैं। और तीसरी बात यहाँ पर यह हुई जो है, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होगा। फैक्ट नंबर 3 जो है, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर, जिनको जबरिया रिटायर भी कहा जाता है, उन्होंने भी शासन को इस संबंध में एक पत्र लिखा है कि संबंधित परीक्षा में व्यापक तौर पर धांधली हुई, अतः इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। अच्छा, एक चीज़ आप और नोटिस करिएगा कि यह पहली बार ही नहीं है जबकि पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर जी ने शासन को पत्र लिखा हो। उन्होंने 68,500 के संबंध में और 69,000 भर्ती परीक्षा के संबंध में भी जो है शासन को व्यापक स्तर पर पत्र लिखा था और आंदोलन चलाया था, मुहिम चलाया था कि यह परीक्षा निरस्त होनी चाहिए, लेकिन उनमें कोई सार्थक लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस परीक्षा के लिए भी पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर महोदय ने शासन को पत्र लिख करके यह मांग किया है कि निष्पक्ष इसकी जांच हो और इस परीक्षा में जो भी दोषी पाए जाएं उनको दंडित किया जाए और परीक्षा को निरस्त करते हुए पुनर्परीक्षा कराई जाए। अच्छा, फैक्ट नंबर 3 था। फैक्ट नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे तो देखिए, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी जो है इसमें छात्र अपनी बातों को शासन तक पहुंचा रहे हैं, निस्संदेह पहुंचा रहे हैं। तो यह भी एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसका भी प्रभाव निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से पड़ेगा।
अच्छा, अब आगे देखते हैं कि जो जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी का निष्पक्ष होना परम आवश्यक है। किसी भी भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता की निष्पक्ष रूप से जांच के लिए। अब आप सभी जानते हैं कि इस जांच में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्षा हैं श्रीमती रेणुका मिश्रा जी, वह हैं, और अपर पुलिस महानिदेशक जो अनिल कुमार जी हैं, यह इनकी अध्यक्षता में जांच समिति बनाई गई है। और यह जांच समिति जांच कर रही है कि कितने व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी और परीक्षा निरस्त होनी चाहिए या नहीं। अब यह कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि इस जांच में कहाँ तक निष्पक्षता रहेगी और जांच में क्या मिलेगा क्या नहीं, यह तो समय के ऊपर है। लेकिन इस तथ्य से बहुत ज़्यादा परीक्षा कि निरस्त होने पर या परीक्षा में जो अनियमितता हुई है उस पर जो है निष्पक्ष रूप से जांच हो, इसकी गुंजाइश अभ्यर्थियों के मन में बहुत ही कम है। आगे जो बड़ा फैक्टर है, देखिए अब तीन जो मैं बड़े फैक्टर जो है बताने जा रहा हूँ, इन्हीं पर पूरी तरह से परीक्षा के निरस्त होने या यथावत रहने की बात निर्भर करती है। देखिएगा, अब फैक्ट नंबर 1 जो है ये है कि बोर्ड जो है, बोर्ड जो है परीक्षा जिसने आयोजित की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने, वह जो है संबंधित आरोपों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यदि परीक्षा निरस्त कर दे तो इस आधार पर परीक्षा जो है निरस्त होकर के परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। दूसरी चीज़, जो जांच समिति है, यदि जांच समिति निष्पक्ष रूप से जांच करके, त्वरित जांच करके सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे कि नहीं संबंधित परीक्षा में वास्तव में धांधली हुई, तो यह एक बहुत ही बड़ा आधार हो जाता है संबंधित परीक्षा के निरस्त होने का। देखिएगा, तीसरी जो बात है, जो तीसरे पॉइंट वाइज ध्यान दीजिए, तीसरी जो बात है, या तो संबंधित राज्य सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए, जैसा कि माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो भी अपराधी, जो भी लोग परीक्षा की शुचिता को भंग करते हुए पाए जाएंगे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, एनएसए लगाया जाएगा, संपत्ति कुर्क की जाएगी, उनको जेल में डाला जाएगा। तो अगर इस परीक्षा पर सरकार स्वतः संज्ञान लेते हुए और यह आदेश जारी कर दे कि संबंधित परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पुनः परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को तेज किया जाए तथा पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाए, तो इस आधार पर भी परीक्षा बिल्कुल निरस्त हो सकती है। बहुत बड़ा आधार है। अच्छा, ये तीनों फैक्टर के आधार पर यदि परीक्षा नहीं हुई, निरस्त हुई, तो अभ्यर्थियों के पास चौथा और अंतिम जो विकल्प बचता है, चूँकि धरना प्रदर्शन वगैरह से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से तो अभ्यर्थी अपनी बात पहुंचा ही रहे हैं, निस्संदेह उसमें। चौथा जो अंतिम विकल्प बचता है वह ये है कि न्यायालय की शरण लेना। तो देखिए, इस दशा में अभ्यर्थियों के पास विवश होकर एक ही रास्ता बचेगा कि न्यायालय की शरण लें। अब न्यायालय की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं, किसी से ये बात छिपी नहीं है। अगर न्यायालय में यह मामला दाखिल किया जाएगा तो न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसी के तरीके से न्यायालय अपने कार्यों को संपादित करता है। तो न्यायालय अपनी रीति से, अपने तरीके से जो भी आरोप हैं, जो भी तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, उन पर गहराई से छानबीन करेगा, जांच करेगा, और माननीय न्यायालय को यदि यह लगता है पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए, यदि बाद में यह माननीय न्यायालय को यह लगता है कि संबंधित परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए, तो इस आधार पर भी परीक्षा निरस्त हो सकती है। तो दोस्तों, हमने लोगों ने इस मुद्दे पर बात की कि क्या यह परीक्षा निरस्त होगी अथवा नहीं, इसमें कितनी सच्चाई है। तो उम्मीद है कि आज के इस डिस्कशन से आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि वास्तव में यह परीक्षा निरस्त होगी या नहीं होगी, होगी तो किन आधारों पर होगी, नहीं होगी तो किन आधारों पर, उसमें क्या क्या कारण होंगे। वो जो परीक्षा निरस्त होने के 4 बड़े फैक्टर हमने अंतिम में बताए हैं, ठीक, इन किसी भी आधार पर जो है परीक्षा बड़े आराम से निरस्त हो सकती है, बशर्ते उसमें यह बातें स्पष्ट रूप से साबित हो जाएं कि
परीक्षा में वस्तुतः धांधली हुई है। तो आज की बातचीत में बस इतना ही। आगे की किसी भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों तथा मित्रों के साथ शेयर कर दें। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कुछ अच्छी और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।